पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में पहले भी हम काफ़ी सारे सेशन कर चुके हैं। इन सेशंस का मकसद ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि पेनाइल इम्प्लांट की किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है, कौन से मरीज़ है जिनको पेनाइल इम्प्लांट से फ़ायदा होगा, किन को नहीं होगा। ऐसे मरीज़ जिनकी होशियारी बिल्कुल नहीं आती, चाहे उनकी उम्र जो है 60 साल है, चाहे उनकी उम्र 20 साल है। ऐसे ऐसे मरीज़ भी हैं जिनकी शादी को कई साल हो गए लेकिन मिलाप नहीं कर पाए। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मिलाप नहीं हुआ, बीवी भी सब्र वाली है, शादी भी चले जा रही है, बाज़ की डाइवोर्स होगी, दोबारा शादी करने की हिम्मत ना पड़ी। तो ये सारी हमारी जो है डेली लाइफ की, रूटीन लाइफ के किस्से हैं, डेली के वाक़यात हैं कि बताने का मकसद ये होता है कि उन मरीज़ों को जिनको कोई दवाई असर नहीं करती, जो बिल्कुल मायूस हो गए हैं, बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, उनका भी इलाज मौजूद है। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी जो है, जो नफ्स के अंदर रॉड डालना या गुब्बारों वाले इम्प्लांट या कोई भी इम्प्लांट करके उनकी होशियारी को वापस लाया जा सकता है और उनकी जो होशियारी है वो जो है बिल्कुल 100% हो सकती है। वो बाप भी बन सकते हैं, वो अखराज भी उनका मनी का ठीक रहेगा और कोई एक्सटर्नल चेंज भी नहीं आएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बार बार बताने का मकसद ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। फिर जो लोग जिन्होंने पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी का अपना प्लान कर लेते हैं कि जी हमने करवाना है, ये ऑपरेशन हमने इम्प्लांट करवाना है। कुछ लोग खुद से खुद को ट्रीटमेंट सजेस्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी खुद से खुद को ट्रीटमेंट सजेस्ट ना करे, क्योंकि बहुत से लोगों की होशियारी ठीक होती है, वो जो है इंजॉयमेंट के लिए इम्प्लांट को सोचते हैं। बहुत से लोग खुद से देख चुके होते हैं भाई हमारी शायद होशियारी खत्म होगी, हमें बस हमारा इलाज बस इम्प्लांट ही है, तो उनको भी हमें जो है बताना पड़ता है कि नहीं भी आपकी होशियारी ठीक है, आपको इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं है। कुछ को दवाइयों से असर हो रहा होता है तो हम उनको बताना होता है भाई आपके लिए दवाई ही ज़रूरी है, आप इम्प्लांट ना करवाएं। ये हर मरीज का इम्प्लांट वो करता है या ख्वाहिश पे इम्प्लांट वो करता है जो रूटीन में इम्प्लांट नहीं करता है, जो केस ढूंढ रहे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उनको ज़रूरी है। लेकिन एक एक्चुअल पेनाइल इम्प्लांट सर्जन की मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि जो लोग दवाई से ठीक हो सकते हैं, जो लोग बगैर इम्प्लांट के ठीक हो सकते हैं, उनको बगैर इम्प्लांट के ही ठीक किया जाए। और सिर्फ अगर हम इस क्राइटेरिया में डालें, जो 100% मरीज हमारे पास इम्प्लांट लेकर आते हैं या इम्प्लांट का सोच के आते हैं, उनमें से सिर्फ 10% बचते हैं जिनको इम्प्लांट किया जाता है। बाकी सारे मरीज जो हैं दवाइयों से ठीक हो जाते हैं या वैसे ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए सेशन करने का मकसद ये होता है कि आप बजाय इसके खुद से तजवीज़ करें अपने आप को, तो आप एक तो डॉक्टर से मशवरा करें। दूसरा ये होता है कि पेनाइल इम्प्लांट का जिसने करवाना है उसने बहुत कुछ सोचा हुआ होता है उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। इससे इन्फेक्शन हो जाता है, पेनाइल इम्प्लांट कैप फाड़ के बाहर निकल आता है, पेनाइल इम्प्लांट जो है क्रॉस कर जाता है, शेप भी जो जाती है, पतला हो जाता है, साइज़ छोटा हो जाता है। तो उनकी इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बार बार गाहे बगाहे जवाब देते रहते हैं। तो ये लंबी डिस्कशन होती है, एक सेशन में जवाब नहीं दिया जाता। कभी कोई सेशन करके कुछ एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर कभी दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा ही कॉमन पॉइंट है कि पेनाइल इम्प्लांट करने के बाद बहुत से मरीज कंप्लेन करते हैं कि शायद उनकी जो टोपी है, जो कैप है, ग्लैंस है, वो ढीला हो गया है, उसमें होशियारी नहीं आती, वो जो है वो टाइट नहीं होता। बाकी तो नर्व्स टाइट है क्योंकि इम्प्लांट हुए हैं, इम्प्लांट की वजह से टाइट है, क्योंकि ग्लैंस के अंदर इम्प्लांट नहीं होता, तो इस वजह से नर्व्स जो है हमारा टाइट नहीं होता। इस मौजू पर आज हम डिटेल से बात करना जा रहे हैं। पहले मैं अपना तवारुफ करवा दूँ, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। लाहौर में मैं जो है एंडोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। क्लिनिक एक हमारा सब ब्रांच भावलपुर में भी है जहाँ पे हम जो है चेकअप करते हैं। तो किसी में भी आप अपॉइंटमेंट अगर आके लेकर चाहें तो आकर चेक करवा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पेनाइल इम्प्लांट्स के बारे में। पहले भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। पेनाइल इम्प्लांट जिनमें हम कर रहे हैं, हम उन लोगों में शामिल है हमारी टीम जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इम्प्लांट कर रही है। तो अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि इम्प्लांट के बाद जो है कैप में ढीला रह जाना, तो इसकी कई वजह हो सकती हैं। इसमें एक वजह तो ये भी हो सकती है इम्प्लांट करने वाला बहुत स्किल्ड नहीं है, उसने इम्प्लांट जो है प्रॉपर नहीं किया। जब इम्प्लांट प्रॉपर नहीं करेगा तो इम्प्लांट जो है टोपी तक, कैप तक नहीं पहुंच पाएगा, तो टोपी डेफिनेटली छोटी रह जाएगी, ढीली रह जाएगी और कैप तक सख्ती नहीं आएगी, थोड़ा सा पीछे रहेगी। तो एक प्रॉपर जो इम्प्लांट वाला सर्जन है वो प्रॉपर साइज करता है। साइज वो है ऑपरेशन के दौरान करता है, अंदरूनी साइज करता है। लोग बार बार सवाल करते हैं कि जी आप पहले आर्टिफिशियल इरेक्शन करें, उससे इम्प्लांट करके से पहले करके देखें। भाई आप यूट्यूब पे इम्प्लांट करना सीख रहे हैं, हम रोज़ इम्प्लांट करते हैं, हमें पता है कि आर्टिफिशियल इरेक्शन से इम्प्लांट करने से साइज कैसे लेना है और बगैर आर्टिफिशियल इरेक्शन के कैसे लेना है, अंदरूनी साइज क्या होता है, आर्टिफिशियल इरेक्शन के साथ साइज क्या होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अंदरूनी साइज लिया जाता है। अंदरूनी साइज जो है वो आर्टिफिशियल रिडक्शन के बगैर होता है, उसके पैमाने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे मैयर किया जाता है, तो एग्जैक्ट साइज आता भी उसी से ही है। तो इसलिए आर्टिफिशियल रिडक्शन जरूरी नहीं होता, अंदरूनी साइज जरूरी होता है। तो अगर किसी ने साइज सही नहीं लिया, साइज कम कर दिया है तो कैप ढीली हो जाएगी। अगर साइज बड़ा कर दिया तो इम्प्लांट जो है कैप फाड़ के बाहर निकल आएगा। ये 1-2 मिलीमीटर का साइज में डिफरेंस होता है जो कि पेशेंट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर तो इम्प्लांट आधा सेंटीमीटर छोटा कर दिया है तो इम्प्लांट की कैप लटक जाएगी, ढीली रहेगी, जिस तरह के कोबरे की तरह नीचे की लटकता रहेगा, जिसकी वजह से ये जो है उसकी कैप ढीली रहेगी। जब उसको उठा के सीधा करके इम्प्लांट को करना पड़ेगा। फिर इम्प्लांट अगर पीछे से फ्री रह गया है तो इम्प्लांट पीछे चला जाएगा सेक्स के दौरान, और टोपी जो है आगे से ढीली हो जाएगी और जो है सेक्स के दौरान पेशेंट को प्रॉब्लम आएगी।
तो ये तो कुछ इम्प्लांट के प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से सेक्स के दौरान कैप जो है ढीली रह जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा क्या वजूहत है, तो फिर एज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि जिसका हमने इम्प्लांट किया है उसकी एज ज़्यादा है या उसकी एज कम है। अगर यंग बंदा है तो उसकी जो खून की सप्लाई है, कार्पस कैवर्नोजम उसे हम कहते हैं, जिसके अंदर हम इम्प्लांट डालते हैं, उसकी सप्लाई कम हुई है, इस वजह से होशियारी नहीं आ रही। लेकिन ऐसे मरीजों की जो टोपी की सप्लाई है, कैप की सप्लाई है, वो ठीक होती है। इसलिए लिहाजा जब वो सेक्स कर रहे होते हैं तो उनकी टोपी ठीक रहती है, फूलती है, बड़ी होती है, ग्लैंड फिल होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आता। इसलिए ज़्यादा उनका ये प्रॉब्लम नहीं होता। वो ज़्यादा ये कंप्लेन नहीं करते कि हमारी टोपी में हार्डनेस नहीं आती, हमारी टोपी मोटी नहीं होती, हमारी टोपी सख्त नहीं होती, जो कि एक नॉर्मल सेक्स का हिस्सा है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम उन मरीजों में आता है जो कि ओल्ड एज हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी वजह से जो खून की सप्लाई ओवरऑल पीनस की कम हो गई होती है। जब खून की सप्लाई ओवरऑल पीनस की कम होती है तो नफ्स को जो है सप्लाई, चाहे वो कार्पस कैवर्नोजम है जहाँ पे हमने प्लांट रखा हुआ है उसमें भी पूरी नहीं आ रही, और जो टोपी है या कैप है, ग्लैंड है, उसमें भी जो है मुकम्मल नहीं आ रही सप्लाई। जब दोनों जगह पे सप्लाई मुकम्मल नहीं आ रही, ग्लैंड में मुकम्मल नहीं आ रही, जिसकी वजह से ग्लैंड जो है उसमें खून की सप्लाई इम्प्लांट से हार्डनेस तो आ गई, सीधा तो हो गया, लेकिन टोपी नरम रहेगी क्योंकि टोपी के अंदर इम्प्लांट उस तरह से फिक्स नहीं होता, थोड़ा सा पीछे होता है, जिसकी वजह से वो टोपी में ढीली और छोटी हो जाती है। तो ये मरीज कंप्लेन करते हैं क्योंकि इनकी खून की सप्लाई टोपी की पूरी नहीं होती, तो इनको थोड़ा सा इशू होता है कि हमारी टोपी ढीली है, हमें मज़ा नहीं आता। तो इनको थोड़ा सा हमें अकोमोडेट करना पड़ता है। इनके जो हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ थोड़ी सी मेडिसिन इनको हमें रखनी पड़ती है। इनके मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी देखना पड़ता है। इनकी जो अनदर फैक्टर्स हैं, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, उनको भी क्विट करवाना पड़ता है ताकि इनकी जो है खून की सप्लाई बेहतर हो। इनको थोड़ी सी एक्सरसाइजेज बतानी पड़ती हैं, साथ इनको कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है। मेडिसिन से जो है इनके खून की सप्लाई जो है ग्लैंड्स की बढ़ती है। जब ग्लैंड्स की बढ़ती है तो इनका ग्लैंड्स फूल के सेक्स के दौरान मोटा होता है, और इनको जो है सेक्स करने के लिए जो है इनको दोबारा वही इंजॉयमेंट होने लग जाती है जो पहले होती है। तो लिहाजा इम्प्लांट करना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, इम्प्लांट के बाद उसकी जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो पेशेंट पे इफेक्ट हैं, पेशेंट टू पेशेंट जो उसमें चेंजेस आ रही हैं, उन सब पे जो है हमें करना पड़ता है। और ये बिल्कुल जेन्युइन कंप्लेंट है कि इम्प्लांट के बाद जो है टोपी में, कैप में सख्ती नहीं आती, नीला रह जाता है, ढीला रह जाता है, और वो फूलती नहीं है, बड़ी नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मरीज़ जो है इससे सेटिस्फाई नहीं होता। अगर कोई शख्स पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में मशवरा करना चाहता है, अगर कोई शख्स जो है उसको शादी के मसाइल है, कोई बच्चा नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी के मसाइल है, जरासीम बिल्कुल नहीं है, उनके मरीजों के भी अगर पीछे जरासीम बन रहे हैं तो जोड़ लगा के इस मसले को हल किया जा सकता है। तो वो जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का नंबर भी दिया गया है, फिजिकली आके भी चेक करवा सकता है, या फिर जो है